Hello friends, welcome to our channel The Law School. We will cover today judgment of Court of Justice when relevant as per section 40 to 44. इस पार्ट में जजमेंट ऑफ कोर्ट कब रिलेवेंट होगा कब नहीं होगा ये बताया गया जो सेक्शन 40 से 44 में मेंशन है। अब चलते हैं एक एक सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 40 प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार ए सेकेंड सूट ऑफ ट्रायल। जैसे कि हेडिंग से ही मालूम हो रहा है कि प्रीवियस जजमेंट कब रिलेवेंट होगा कब बार होगा बाय प्रिवेंट बाय लॉ। प्रीवियस जजमेंट और सेकेंड जब हम प्रोसीडिंग करेंगे तो वो कोर्ट के द्वारा बार होगा और ट्रायल में। एनी जजमेंट order, degree by law prevent any court from taking cognizance of a suit of holding a trial is a relevant fact. सेक्शन 40 बेसिकली दो डॉक्ट्रिन पे बेस है। फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो सिविल केस में एप्लीकेबल होता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मीन्स होता है कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, सेम पार्टी के द्वारा सेम टाइटल सेम कॉज ऑफ एक्शन फर्दर प्रोसेसिंग पे प्रिवेंट होगा या प्रोहिबिटेड होगा। और क्रिमिनल केस में क्या है, आर्टोरिफाइज एक्यूट एंड आर्टोरिफाइज कन्विक्टेड। जो एक्यूज्ड ऑलरेडी कन्विक्टेड हो चुका हो उस क्राइम पे तो दोबारा कन्विक्टेड नहीं होगा, ये क्रिमिनल केस में है। इट्स मीन रेस जुडिकाटा मीन्स होता है कि ए मैटर दैट हैज बीन एडजुडिकेटेड या डिसाइडेड बाय ए कंपिटेंट कोर्ट देयरफॉर मे नॉट बी परस्यूड फर्दर बाय द सेम पार्टीज। वो केस फर्दर प्रोसीड नहीं किए जाएंगे क्योंकि विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। तो ये कोर्ट प्रिवेंट करती है कि सेम पार्टी द सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम जो मैटर है वो दोबारा प्रोसीडिंग में ना लाया जाए, तो प्रोहिबिट करती है। किस डॉक्ट्रिन के तहत, रेस जुडिकाटा और सेकेंड आर्टोरिफाइज एक्यूट एंड आर्टोरिफाइज कन्विक्टेड इन क्रिमिनल केस। रेस जुडिकाटा विच इज मेंशन सेक्शन 11 इन सीपीसी में सेक्शन 11 में द रूल्स ऑफ रेस जुडिकाटा में बताया गया है कि ए कोर्ट शैल नॉट बी ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो सेक्शन 40 ये बताता है कि कब रिलेवेंट होगा कब नहीं होगा। कब रिलेवेंट होगा, जब दोबारा प्रोसीडिंग करेंगे केस का सेकेंड सूट या ट्रायल, तो कोर्ट ये बताएगा कि आपका जो पहले से ही जजमेंट आ चुका है विच इज रिलेवेंट, वही जजमेंट रिलेवेंट होगा। और रिलेवेंट कब नहीं होगा, जब सेकेंड प्रोसीडिंग करेंगे और ट्रायल करेंगे तो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 41 रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट। इसमें भी सेम दो डॉक्ट्रिन है, जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन पर्सोना। कोर्ट के द्वारा जब फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिग्री ऑफ ए कोर्ट, कुछ कोर्ट ऐसी होती है तो पर्टिकुलर केस को जुरिडिक्शन में हैंडल करती हैं, जैसे कि प्रोबेट का है, मैट्रिमोनियल में फैमिली कोर्ट करती है, एडमिरालिटी इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन। कुछ कोर्ट जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रही हैं, कैसे, प्रोबेट मीन होता है विल डीड। मैट्रिमोनियल विच इज द फैमिली कोर्ट रिलेटेड केसेस सच एज डाइवोर्स है, एलमिनी डिसाइड करना है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन का है, तो ये मैट्रिमोनियल कोर्ट फैमिली कोर्ट डिसाइड करती है। एडमिरालिटी मीन होता है वार अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट में कोई टेररिज्म करना। एंड फॉर इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन क्या है, इंसॉल्वेंसी मीन कौन सा पर्सन इंसॉल्वेंट है ये नहीं है। इन पर्टिकुलर जो मैटर होता है जो कोर्ट एक्सरसाइज करती है उसमें क्या है मेन कि कोर्ट डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर ऑफ टेक अवे एनी लीगल कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज रिलेवेंट माना जाएगा। जैसे कि सपोज दैट एच एंड यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का एक मैट्रिमोनियल का केस है कि इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब जब कोर्ट डिसाइड कर देती है कि ये फाइनल डिग्री कि आज के बाद से ये मैट्रिमोनियल जो रिलेशनशिप है इज एंड, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो जितने भी इंटायर केस हैं सब में यही माना जाएगा, उनका करेक्टर यही माना जाएगा कि हस्बैंड एंड वाइफ इनका डाइवोर्स हो चुका है, ये आज के बाद से हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। इंटायर केस में यही माना जाएगा। तो इस इंटायर केस को यही माना जाएगा पर्सनल लीगल कैरेक्टर ऑफ पर्सन कि हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट रिलेशनशिप इन मैट्रिमोनियल। तो ये जो जजमेंट इन रेम मतलब जो डॉक्ट्रिन है जजमेंट इन रेम में माना जाएगा, सभी केस में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। जजमेंट इन पर्सोना मतलब क्या होता है,
कि सपोज दैट ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है, तो कोर्ट ने बी के फेवर में ऑर्डर दिया कि ए अब बी को कंपनसेशन देगा जो भी लॉस हुआ है। मान लीजिए कि ए और बी में कई कॉन्ट्रैक्ट हैं, 10 से 20 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पे वर्क कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है कि इस मतलब कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कि ये ब्रीच कर दे तो ए बी को कंपनसेशन करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर केस में। तो पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जजमेंट इन पर्सोनम होता है। ये इंटायर केस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर केस पे एप्लीकेबल होगा। और सेकेंड थिंग्स क्या है कि जो सेक्शन 11 में है ऑलरेडी जो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। कंक्लूसिव प्रूफ ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है दे हैवंट राइट टू सबमिट द एविडेंस अगेंस्ट डिसप्रूफ, नहीं कर सकता, मतलब वो कंक्लूसिव प्रूफ है। अब वो दूसरे पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है कि उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सके, उसको डिसप्रूफ करने के लिए कोई भी एविडेंस दे सके। तो सेक्शन 40 में यही बताता है कि कंक्लूसिव प्रूफ है। और दो इसमें डॉक्ट्रिन लागू होते हैं, वो एक है जजमेंट इन रेम, जजमेंट पर्सोना। जजमेंट इन रेम मीन्स इंटायर केस पे एप्लीकेबल होगा, और जजमेंट इन पर्सोना मतलब पर्सोनम क्या होगा कि पर्टिकुलर करेक्टर, पर्टिकुलर उस पे एग्रीमेंट पे एप्लीकेबल होता है। और ये बेसिकली 4 जो केस टाइप के हैं उस पे एक्सरसाइज होता है कोर्ट के द्वारा। प्रोबेट मीन्स विल या डीड कि जो केसेस है। मैट्रिमोनियल मीन्स फैमिली कोर्ट से रिलेटेड केसेस। एडमिरालिटी मीन्स होता है जो अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म अगेंस्ट द स्टेट। और इंसॉल्वेंसी जो बड़ी बड़ी कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट कर लेती हैं, अपनी लाइबिलिटीज को वेव ऑफ कर लेती हैं, तो इसको डिसाइड करेगी कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट है या नहीं, वो कंपनी इंसॉल्वेंट है या नहीं है। तो ऐसे केस को इंटायर और या पर्टिकुलर पे एप्लीकेबल होता है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है। सेक्शन 42 रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट अदर देन दोज मेंशन इन अंडर सेक्शन 41। ऐसे जजमेंट जो उस पे सेक्शन 41 पे मेंशन नहीं है, वो जजमेंट रिलेवेंट कब होगा? बेसिकली दो बातों पे भी ये भी डिपेंड है, दो कंडीशन है कि ऐसा जजमेंट जो पब्लिक मैटर का हो, पब्लिक मैटर को इफेक्ट करे, वो जजमेंट जो पब्लिक को इफेक्ट करता हो और ऑलरेडी प्रोसीडिंग में हो, वो यानी कि करंट केस प्रोसीडिंग में चल रहा हो। और दूसरी बात क्या है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इसमें अपोजिशन पार्टी को राइट होता है वो अपने एविडेंस सबमिट करे और उस जजमेंट को, उस एविडेंस को डिसप्रूफ करने के लिए अपने एविडेंस दे सकती है। इट्स नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। और देयर इज आर ये जो जजमेंट होगा ये पीस ऑफ एविडेंस के एज ए पीस ऑफ एविडेंस मान के इसको एडमिसिबल किया जाएगा, एडमिट होगा। तो सेक्शन 42 क्या है कि जो ऐसे केस जो 41 में नहीं मेंशन है वो 42 में फॉल करेगा। इसमें दो कंडीशन मेन है कि दे रिलेटेड टू द मैटर ऑफ पब्लिक, ऐसा जजमेंट जो पब्लिक से रिलेटेड हो, पब्लिक को इफेक्ट करता हो, और जो करंट प्रोसीडिंग में हो। तो जो प्रीवियस जजमेंट है, रिलेवेंसी जजमेंट है, जो वो रिलेवेंट होगा एज ए पीस ऑफ एविडेंस, एज ए पीस ऑफ एविडेंस कि केवल ये होल वो नहीं होगा, पूरा जजमेंट एज ए पीस ऑफ जजमेंट के तहत वो सबमिट किए जाएंगे, एडमिट किए जाएंगे। और ये जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, अपोजिशन पार्टी के पास पूरा राइट है कि वो अपने एविडेंस सबमिट करे, उसको डिसप्रूफ करे। तो सेक्शन 42 यही बताता है केवल। इसमें एक इलस्ट्रेशन से ले लेते हैं कि ए सू बी, ए ने बी पे सू किया कि उसने इलीगल मतलब इलीगल ट्रेस पास किया है हमारे लैंड पे। बी ये जो बी क्या कहता है कि बी एलिस करता है ए पे कि हमें तो पब्लिक राइट है। आपने सुना होगा इजीमेंट, राइट टू इजीमेंट। राइट टू इजीमेंट में क्या होता है कि उस व्यक्ति के पास पूरा राइट होता है कि जो भी उस रास्ते से निकल सके, जो उसका फंडामेंटल राइट है वो फुलफिल हो सके। मान लीजिए कोई 4 मकान है, बीच में बी का मकान फंस गया और निकलने के लिए जगह नहीं, तो राइट टू इजीमेंट है। ऐसे केस में क्या है कि ए और एक केस और ऑलरेडी चला था ए और सी के बीच में, कोर्ट ने सी के फेवर में डिग्री दिया कि नहीं, ए के पास सी के पास राइट है उस जगह से निकलने के लिए। अब बी क्या करता है कि उस डिग्री को
उस डिग्री को कोर्ट में रख सकता है, ये बताने के लिए कि राइट टू जजमेंट ऑलरेडी पहले आपने केस डिसाइड कर दिया है ए और सी के बीच में, उसको निकलने की जगह दिया है, तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ए को पूरा राइट है कि उसको डिसप्रूव कर सके। तो इलेक्ट्रिशियन ये कहता है कि जब मतलब ए और बी के बीच में ऑलरेडी केस प्रोसीडिंग है और ये पब्लिक मैटर है, क्योंकि उसको निकलने फंडामेंटल राइट है। अब जरूरी नहीं कि ए हो और भी बंदे निकल सकते हैं वहां से, उनके लिए जगह चाहिए होता है। तो राइट टू इजमेंट के तहत ए के पास पूरा राइट है कि उसको वहां से निकलने के लिए जगह मिले। और यदि ऑलरेडी कोई केस डिसाइड हो चुका हो जो पहले ही ए और सी के बीच में, तो वो डिग्री कोर्ट में ए पेश कर सकता है। और ए के पास जो क्या है, और नहीं, हाँ, ए पेश कर सकते नहीं, बी पेश कर सकता है, क्योंकि ए ने सू किया है ना बी पे, तो बी पेश कर सकता है सी के जो ऑलरेडी डिसाइड हुआ है। और ए के पास पूरा राइट है कि उसको डिस्प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस दे। सेक्शन 43 जजमेंट और जजमेंट अदर देन दोज मेंशन अंडर सेक्शन 40 to 44। ऐसे जजमेंट जो 40 से 42 के बीच में मेंशन है, बट जो कुछ ऐसे केस हैं, जजमेंट है जो सेक्शन 43 में वो फॉल करते हो। तो कैसे है, ऑल जजमेंट डिग्री ऑर्डर नॉट मेंशन अंडर सेक्शन 40-42 वो 11th माने जाएंगे, दो एक्सेप्शन को छोड़कर। व्हेन इट्स एक्सिस्टेंस इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू, वो जो जजमेंट है वो फैक्ट इन इशू रिलेटेड केस पे आधारित है। और व्हेन इट्स रिलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन, और कोई भी नया एक्ट आ गया हो तो वो भी एक्ट सबमिट, यानी कि उस एक्ट के तहत वो एविडेंस एडमिसिबल होगा और रिलेवेंट माना जाएगा। अदर देन क्या है, सब इरेलीवेंट माने जाएंगे। सेक्शन 43 में वो फॉल नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली टू एक्सेप्शन। हो सकता है कि बाद में कोई नया जजमेंट आ जाए तो ये कहे कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो उसके बिहाफ पे रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 44 फ्रॉड कंक्लूशंस इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। ऐसा जजमेंट जो आ चुका है जो किसके मतलब इन्फ्लुएंस में है, फ्रॉड हुआ हो, कलूशंस हुआ हो, इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट हुआ हो, या कोर्ट के अधिकारी भी नहीं था उसने जजमेंट सुना दिया है, किसी भी कारणवश के वो कारण हो सकता है, तो ऐसा जजमेंट इररिलेवेंट होगा। ठीक है, जजमेंट विच इज सेक्शन 40 to 42 will become irrelevant and lose its evidentiary value। और जो जजमेंट है वो क्या करेगी, एविडेंशियल वैल्यू खो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो जजमेंट आ चुका है किससे इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड, कलूशंस या इम्पोटेंसी ऑफ कोर्ट। कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन ही नहीं था, उसने कोई भी जजमेंट सुना दिया हो, तो ऐसे केस ऐसा जजमेंट इररिलेवेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लूज द एविडेंशियल वैल्यू खो चुका है। नॉट फ्रॉड कंक्लूजन डिलीवर्ड बाय द इनकम्पिटेंट कोर्ट, दीज आर जजमेंट इररिलेवेंट माने जाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन जो अपकमिंग है उसमें कोई हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।